गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र की बुनाई। रेशों से निर्मित जो धागे होते हैं वो वस्त्र का मुख्य आधार होते हैं, लेकिन कई वस्त्र जो हैं वो सीधे रेशे से भी बनाए जाते हैं। धागों को ही दोनों ओर से आपस में गूंथ करके वस्त्र को तैयार किया जाता है, लेकिन गूंथने की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः 4 विधियाँ हैं इसकी। अर्थात वस्त्र की जो बुनाई है, वस्त्र जो है वो 4 विधियों से तैयार किया जाता है। पहली विधि है फेल्टिंग। फेल्टिंग विधि में जो नन्हे नन्हे रेशे होते हैं उनको आपस में जमा दिया जाता है और एक ताप पर उनको एक निश्चित ताप पर दबाव के साथ में एक दूसरे के साथ में मिला दिया जाता है। ताप अधिक होने के कारण और दबाव होने के कारण वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन इस विधि से कुछ ऊनी वस्त्र ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य वर्ग के जो रेशे होते हैं उनमें वस्त्र निर्माण इस विधि के द्वारा संभव नहीं होता, क्योंकि वो ताप और दबाव से एक दूसरे के ऊपर जम जाने का गुण उनके अंदर निहित नहीं होता। इस कारण केवल ऊनी वस्त्र ही जो हैं या ऊन के जो रेशे हैं उन्हीं के द्वारा इस तरह के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह के जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं जैसे पट, नमदा, कंबल आदि। तो इस फेल्टिंग विधि का उपयोग सीमित है, केवल ऊनी वस्त्र को ही इनके द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड विधि है निटिंग। ये विधि केवल एक ही धागे इस विधि में केवल एक ही धागे का उपयोग होता है, एक ही धागे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। निटिंग करने की विधि जो है वो वही है जो हमारे घरों में महिलाएं ऊन सिलाइयों के द्वारा और ऊन के धागे के द्वारा स्वेटर की बुनाई का कार्य करती हैं, वही निटिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत एक ही धागे का उपयोग होता है और इसके द्वारा प्रथम पंक्ति के जो फंदे होते हैं उनको अगली पंक्ति के फंदे से निकाल कर फिर ऐसे पंक्ति दर पंक्ति एक दूसरे जो फंदे होते हैं उनके दोनों सिलाइयों से बुन करके पूरे वस्त्र को तैयार किया जाता है। तो इसके द्वारा गर्म वस्त्रों को बनाया जाता है। जैसे साथ ही सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण, जैसे हम अंडरगारमेंट्स हैं, मोजे हैं आदि भी निटिंग की विधि से तैयार किए जाते हैं। तो कृत्रिम रेशे से भी आउटवेयर फिटिंग, कार्डिगन, स्वेटर, मोजे आदि बनाए जा सकते हैं निटिंग विधि के द्वारा। तो निटिंग विधि से जो बने हुए वस्त्र होते हैं उन विशेष प्रकार के उपयोग के कारण प्रचलित हैं ये, और इस विधि से बने वस्त्र फैलाने पर फैल जाते हैं और छोड़ देने पर वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो जब इनको शरीर पर पहना जाता है तो ये बिल्कुल शरीर की रचना के अनुरूप फिट हो जाते हैं। तीसरा आता है ब्रेड्स तथा लेस। इस विधि में भी एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। कई बार 3 से अधिक धागों का उपयोग भी किया जा सकता है अगर हम उसको चोटी के समान गूँथ रहे हैं तो ब्रेडिंग के अंदर 3 धागे या 3 से अधिक धागों को एक साथ मिला करके और चोटी गूँथी जाती है। इसी प्रकार इसमें एक और है लेसिंग या लेस। इसके अंतर्गत एक ही धागे का उपयोग किया जाता है और एक हुक के समान, आगे से हुक के समान एक सिलाई आती है जिसके अंदर फंदा बना करके और उसमें से निकाल करके और बहुत सुंदर सुंदर लेसेस बनाई जाती हैं। इनके द्वारा जालीदार वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वैसे इनका अधिकतर जो उपयोग है वह वस्त्र के किनारियों के ऊपर सुंदरता के लिए लेस लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इनके द्वारा वस्त्र कम बनते हैं और वस्त्र की सुंदरता बनाने के लिए किनारियों पर लेस लगाने का काम इनके द्वारा तैयार वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद आती है मुख्य विधि बुनाई। अधिकांश जो वस्त्र होते हैं उनका निर्माण इसी विधि के द्वारा होता है। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य धागों को हम ताना कहते हैं और अनुप्रस्थ धागों को हम बाना कहते हैं। इस विधि के अंदर पहले
जो है दोनों तरफ की बीम, जो मैं आपको इसके जो पहले प्रारंभ के अंदर क्या होता था कि बुनाई करने के लिए ताने के धागों को खूंटे से ज़मीन के ऊपर गाड़ दिया जाता था और एक शटल के द्वारा बाने के धागे उसमें से निकाले जाते थे। तो इस प्रकार से हाथ से निकाले जाते थे और हाथ से ही बुनाई का कार्य किया जाता था। उसके पश्चात कुछ अपरिष्कृत यंत्र निकाले गए और आपने गांधी जी का करघा सुना ही है। उसमें भी यही होता था कि ताने और बाने के धागों के द्वारा वस्त्र तैयार किया जाता था। तो शटल जब ताने के धागों से निकलती थी तो एक बार ऊपर से और आते समय वापस नीचे से निकलती थी, तो इस प्रकार वस्त्र जो है वो अच्छे से बन जाता था। लेकिन इसके अंदर काम अधिक समय लगता था और बहुत मुश्किल से मतलब एक वस्त्र तैयार किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई। वस्त्र निर्माण की क्रिया के लिए करघे का निर्माण किया गया और यह करघा आज के समय में बहुत बड़ी मशीन बन करके उभरा है। इस मतलब इतनी इसके अंदर हम वैराइटीज़ के अंदर उपयोग कर सकते हैं कि ताने धागों को चेंज कर सकते हैं, बाने के धागों को चेंज कर सकते हैं, हर लाइन पर चेंज कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन डालनी है उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक करघा क्या होता है। तो बेसिक करघा जो है, बेसिक करघे के मुख्य भाग हैं वार्प बीम, यह वार्प बीम है, और क्लॉथ बीम, ये लास्ट में क्लॉथ बीम है, और उसके बाद आता है हार्नेस। ये हार्नेस हैं बीच में लगे हुए और इनको हम इस तरह भी देख सकते हैं जिसमें से हर छेद में से ताने का धागा निकलेगा। और उसके बाद है शटल। यह एक हार्नेस का एक ये रूप है। यह शटल होती है जिसके बीच में धागे लगे हुए रहते हैं और हार्नेस के समान ही एक रीढ़ होती है जो कि वस्त्र के बन जाने के पश्चात लास्ट में लगी रहती है और उसको ठोकने का कार्य करती है। तो यह रीढ़ होती है जिसके अंदर से ताने का प्रत्येक धागा गुजरता है। तो वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल और रीढ़ है करघे के भाग हैं। अब हम एक एक पढ़ते हैं। वार्प बीम। वार्प बीम जो है ये देखिए, वार्प बीम जो है एक बेलनाकार सिलेंडर होता है जिस पर वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के धागे आपस में सटे हुए और लिपटे हुए रहते हैं। वार्प बीम जो है करघे के दूसरे छोर पर स्थित रहती है, एक छोर पर स्थित रहती है। इस पर ताने के धागे अनेक घिर्रियों पर से चढ़ाए जाते हैं। जितनी चौड़ाई हमें वस्त्र की चाहिए होती है, हम उतनी ही दूरी तक इस पर धागे लपेट देते हैं। और यह बीम गतिशील होती है, घूम सकती है और हर बार जब बाने के धागे भर दिए जाते हैं तो हल्की गति से घूम करके और लपेटे हुए धागों को ढीला छोड़ देती है। ये गति वस्त्र की बुनाई करते समय बराबर होती रहती है, मतलब लगातार चलती रहती है और पूरे वस्त्र के धागे जब इस पर चढ़ जाते हैं तब इसके अंतिम छोरों को इन पर से खोल करके और सीधे तान करके करघे के अगले भाग में स्थित दूसरी बीम पर लाकर लपेट दिया जाता है। तो इस प्रकार ये धागे संपूर्ण बुनाई क्रिया में पूरी करघे पर तने रहते हैं और इन पर भराई की क्रिया की जाती है। इन्हें हम वार्प बीम कहते हैं। दूसरा आता है क्लॉथ बीम। यह बीम करघे के अगले भाग में स्थित रहती है। पहले तो वार्प बीम से आते हुए धागों के दूसरा जो छोर होता है वो इस करघे के ऊपर ताने के धागे के पूरी तरह से तन जाता है। लेकिन कपड़ा बनाने का काम जैसे ही आरंभ होता है वैसे ही इस बीम पर तैयार कपड़ा लपेटा जाता है। यह भी गतिशील बीम है और धीरे धीरे घूम करके बुने हुए तैयार कपड़ों को लपेटती चली जाती है। वस्त्र को लपेटने के कारण इसका नाम क्लॉथ बीम रखा गया है। उसके पश्चात आता है हार्नेस। हार्नेस करघे में लगा हुआ एक फ्रेम है जिसमें असंख्य तार रहते हैं जिन्हें हैडल कहते हैं। प्रत्येक हैडल में एक छोटा सा छिद्र लगा हुआ रहता है। ताने के धागे इसी छिद्र में से होकर, ये देखिए छिद्र, ये हैडल, और एक हैडल है जिसमें एक छिद्र है। ये हैडल ही एक फ्रेम के अंदर कई लगे हुए रहते हैं।
तो प्रत्येक हेडल में से एक छोटा छिद्र होता है। ताने के धागे इसी छिद्र में से होकर वार्प बीम से क्लॉथ बीम की तरफ आते हैं। एक छिद्र में एक से एक ही धागा गुजरता है। हार्नेस ताने के धागों को ऊपर और नीचे करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हर करघे में कम से कम 2 हार्नेस अवश्य रहते हैं, जो कि एक हार्नेस इवन नंबर्स के ताने के धागों को हैंडल करेगा और दूसरा हार्नेस जो है वो ऑड नंबर के धागों को हैंडल करेगा। क्योंकि सबसे साधारण बुनाई में भी भराई का जो धागा है एक बार ऊपर और एक बार नीचे होता है। तो शटल जब गुजरती है तो इवन नंबर के हार्नेस जो हैं वो ऊपर हो गए हैं ताने के धागों को लेकर के, ऑड नंबर के नीचे हो गए हैं और उनके बीच में से शटल गुजर गई है। लेकिन जब शटल वापस लौटेगी तो यह क्रम उल्टा हो जाता है। इवन नंबर के ताने के धागे हार्नेस के द्वारा नीचे हो जाते हैं और ऑड नंबर के जो ताने के धागे हैं उनको हार्नेस ऊपर की तरफ उठा देता है। तो इस प्रकार सिंपल से सिंपल जो एक धागा वस्त्र तैयार किया जाता है उसमें मिनिमम 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है, जो कि ताने के धागों को ऊपर और नीचे उठाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हार्नेस ताने के धागों को नियंत्रित करके वस्त्र की बुनाई में सहायता करता है। लेकिन कई बार हम बहुत अधिक डिज़ाइन वगैरह जब हम डालते हैं तो एक ही कई हार्नेस लगा सकते हैं। कितनी भी संख्या में हार्नेस होते हैं। इवन जो एक प्रकार का वस्त्र तैयार किया जाता है उसके अंदर तो प्रत्येक ताने के धागों को उठाने के लिए एक एक हुक अलग से तैयार किया जाता है। उसके पश्चात आता है शटल। यह है शटल। शटल में बाने के जो धागे लपेटे जाते हैं, शटल दाएं से बाएं जब हार्नेस ऊपर और नीचे हो जाता है बीच में एक गैप बन जाता है तो शटल जो है वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बराबर आती जाती है। इस प्रकार वस्त्र की पंक्तियां बाने का धागा भरा जाता है और वस्त्र तैयार हो जाता है। तो क्लॉथ बीम के घूमने से उस पर जो वस्त्र है वो तैयार होकर के लपेट जाता है। तो शटल जो है वो बाने के धागों की एक पंक्ति को जिसको हम पिक कहते हैं उसको बुनने का कार्य करती है। उसके पश्चात आता है रीड। रीड जो है ये करघे में लगा हुआ एक कंघे के आकार का भाग है। शटल के द्वारा जब एक पंक्ति में बुन करके तैयार हो जाती है तब यह रीड जो है जो बुने हुए भाग को ठोकने का कार्य करती है, जिससे जो बाने के धागे जो भरे गए हैं वो एक समानांतर आ जाएं और एक साथ हो जाएं। तो रीड में पहले तार रहते हैं और प्रत्येक तार के बीच में से एक ताने का धागा निकलता है। हर धागे के बुने हुए भाग को रीड ठोक करके समानांतर कर देती है। इस प्रकार प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति तैयार वस्त्र का अंग बन जाती है। रीड के ठोकने के पश्चात और वस्त्र की लंबाई बढ़ती चली जाती है। यह थे करघे के मुख्य भाग। तो आज हमने वस्त्र की बुनाई के अंदर विभिन्न विधि से तैयार किए हुए फेल्टिंग, नीटिंग, ब्रीडिंग, लेसिंग, बुनाई के बारे में हमने पढ़ा और करघे की मुख्य भाग पढ़े। कल जो है हम पढ़ेंगे बुनाई की मुख्य प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से करघे के अंदर एक वस्त्र पूरी तरह से कार्य करता है और किस प्रकार से वस्त्र तैयार किया जाता है और क्या क्या प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। धन्यवाद।